हाँ भाई, कहाँ थे हम लोग? हाँ भाई, सेम टू यू, सेम टू यू। क्या बोल रहे हो? हैप्पी? सुन नहीं पा रहा मैं। एक जना बोलो। तू बोल कुछ बोल रहा था। चलो भाई, ऑब्लिक कोलिजन पढ़ रहे थे हम लोग। तो ऑब्लिक में एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी मैंने बता दी थी आपको कि अगर इक्वल मास के पार्टिकल ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन करेंगे, मास बराबर होगा और दूसरा बैठा हुआ होगा, तो टक्कर के बाद में दोनों की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी। इसका यूज करके क्वेश्चन भी कर लिया था हमने। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन कर लिया था ना। चलो एक और लिखो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखो। ऑब्लिक कोलिजन पर एक और लिखे। होमवर्क दिया था? अच्छा, गुस्सा होकर चला गया था। अच्छा, तो आंसर V1 कितना आया था? V1 √3u/2 और V2u/2 है ना। एम हटा, मास भी लगा दिया था। तो आंसर आ गया होगा, सबने कर लिया होगा। करना पड़ेगा, अरे करना पड़ेगा। चलो फटाफट देखो। एम वाला दौड़ता हुआ आया यू स्पीड से, दूसरा वाला रेस्ट पर था। टक्कर के बाद क्या होगा? पहला वाला और दूसरा वाला, है ना। ये लो साहब, ये पहले वाले का डायरेक्शन बोला था इनिशियल डायरेक्शन से 30 डिग्री। ये इनिशियल से 30 बोला गया था। और दूसरे वाले का पूछा गया था आपसे, अगर ये इनिशियल से 30 है तो गारंटी से दूसरा कहां जाएगा? दूसरा 60 पर। अच्छा, ये तो सबको पता है कि एक लेफ्ट में और एक कहां होगा? राइट में। एक इनिशियल डायरेक्शन के लेफ्ट में और एक इनिशियल के राइट में। ठीक है, अब यहां पर दो वेरिएबल है V1 और V2, तो खाली मोमेंटम कंजर्वेशन से काम चल जाएगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स और वाई में लगा दो सब। इसका कंपोनेंट किया था हमने, कितना आया था? mv1 cos 30। और ये कितना था? mv1 sin 30। सेम इसका कंपोनेंट करोगे इस वाले का, तो ये आएगा mv2 cos 60। और ये आएगा सब mv2 sin 60 आएगा भाई। अब क्या करना है आपको? मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है एक्स में और वाई में। तो वाई डायरेक्शन में अगर लगाते हैं, ये वाई डायरेक्शन, तो टक्कर के पहले 0 था, टक्कर के बाद एक ऊपर एक नीचे। ये होगा mv1 sin 30 माइनस mv2 sin 60। तो भैया कितना आता है? V1 बराबर √3 टाइम्स ऑफ V2 आता है। एक कंडीशन। एक्स डायरेक्शन में लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन, तो एक्स डायरेक्शन में पहले mu इसका 0, बाद में क्या होगा? mv1 cos 30 प्लस mv2 cos 60। यही था भाई। m कैंसिल कर दो साहब, है ना। यहां से आप देखो cos 30 कितना? √3/2। और ये कितना? cos 60 कितना? 1/2। वो V1 इन टर्म्स ऑफ V2 रख दो इसमें। ये V1 इन टर्म्स ऑफ V2 इसमें रख दें। तो U बराबर क्या बनता है? √3/2। V1 हो गया √3V2 प्लस V2/2। ये कितना हो गया? √3 3V2 प्लस V2। ये 2V2 हो गया, तो V2 का वैल्यू कितना आ गया? V2 का वैल्यू U/2 आ गया। V2 U/2। V1 कितना? V1 आ रहा है √3 टाइम्स ऑफ U1, √3 टाइम्स ऑफ V2। यानी ये आंसर कितना होगा? ये होगा √3u/2 होगा भाई। ये V1 आ गया, ये V2 आ गया, ये आपके पास आ गया V1, ये आपके पास आ गया V2। ठीक है, यही दिया था ना भाई। चलो फिर अगला लो, अगला क्वेश्चन। ये तो घर पे कर लिया होगा तुमने, अभी तो कर लिया होगा। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m moves with speed u, moves with speed u and perform
oblique collision, perform oblique collision with another stationary same mass particle. Perform oblique collision with stationary same mass particle. Stationary same mass particle. मैंने इलास्टिक कुछ नहीं बोला, मैंने बोला oblique collision. Oblique collision with stationary same mass particle after collision. After collision, both particles moves at an angle 30 degree. Moves at an angle 30 degree. At an angle 30 degree from initial direction. From initial direction. At an angle 30 degree from initial direction. Find out velocity of both particles. Velocity of both particles after collision. Velocity of both particles after collision. After collision. ठीक है, टक्कर के बाद दोनों इनिशियल डायरेक्शन से 30 पर. अच्छा, दोनों 30 पर, इसका मतलब क्या है? हाँ, एक लेफ्ट में जाएगा और एक, है ना, ये तय है कि भैया मोमेंटम कंजर्वेशन फेल नहीं करना तुम्हें, तो एक इनिशियल के लेफ्ट में, एक इनिशियल के राइट में. अच्छा, ये भी 30 और ये भी 30. अब मुझे बताओ, अगर ये भी 30 है और ये भी 30 है, तो ये टक्कर क्या इलास्टिक हो सकती है क्या? क्या ये टक्कर इलास्टिक हो सकती है? नहीं हो सकती, इलास्टिक हो ही नहीं सकती. मैंने बोला भी नहीं क्वेश्चन में इलास्टिक, है ना. मैंने बोला साहब सीधे सीधे ओब्लिक कोल्यूजन, इलास्टिक हो ही नहीं सकता. अभी V1 V2 निकालना है, तो भैया दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन बना लो. और दो इक्वेशन किससे बनाएंगे? सीधे सीधे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से. तो कंपोनेंट कर लो, इसका कंपोनेंट करो. इनिशियल डायरेक्शन को मान लो x, क्या होगा? mv2 cos 30. और अपवर्ड बोले तो कितना होगा? ये होगा mv2 sin 30. इसका भी कंपोनेंट करो, ये होगा mv2 cos 30. और डाउनवर्ड करें तो कितना होगा? ये होगा mv2 sin 30, है ना. अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है सब, तो पहले y डायरेक्शन में लगा लेता हूँ. y में पहले लगा लेता हूँ, क्योंकि y में पहले 0 था, बाद में एक ऊपर एक नीचे. तो mv2 ऊपर वाला v1 किसको माने? इसको v1 मान लो साहब. वो दोनों को v2 मान लिया गया. ये लो v1, ये एक v1 है, एक v2 है. ऊपर वाला v1, नीचे वाला v2. लो साहब, ऊपर वाले का mv1 sin 30, नीचे वाले का ये माइनस में mv2 sin 30. भैया v1 बराबर v2 आ गया. इससे तो आ रहा है v1 बराबर v2. अब x डायरेक्शन में लगा दो साहब. x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब मैंने कहा ना, दो ही वेरिएबल आएंगे ज्यादा से ज्यादा अपना, और अपना काम मोमेंटम कंजर्वेशन से हो जाएगा. कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना. ये mu बराबर क्या बोलेंगे? mv1 cos 30 प्लस mv2 cos 30. ये mm कैंसिल, v1 बराबर v2, ये आ गया 2v1 cos 30. cos 30 √3/2, तो v1 आ गया कितना? u/√3. और इतना ही कौन होगा? इतना ही v2 होगा. आंसर आ गया साहब u/√3. v1 भी u/√3 और v2 भी u/√3. ठीक है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, सीधे इसी से काम हो गया अपना. ठीक है, किसी तीसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं भाई? अच्छा, यहां पर मैंने वेलोसिटी पूछ लिया आपसे, दोनों का v1 और v2. कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वेलोसिटी दे देता है, एंगल पूछ लेता है, तो कोई दो वेरिएबल आएंगे, दो कंडीशन, और वो मोमेंटम कंजर्वेशन, उसी से आंसर आ जाएगा. आ रहा है? चलो और देता हूं फिर. बना ली सबने? आ रहा है सब? लिखो अगला क्वेश्चन. हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कर रहे हो? ऑनलाइन वालों आ रहा है? आंसर दे रहे हैं भाई ये तो ऑनलाइन वाले. तो तुम लोग बैठे बैठे देखते रहो, तो ये बेचारे करते रहते हैं और आंसर देते रहते हैं. अच्छा, मैं तुम लोगों से पूछता नहीं हूँ? अच्छा, पूछूं? ठीक. जिसका हो जाए हाथ खड़ा कर दिया करो.
चलो लिखो अगला, एक और मौका लो। ये आई इसकी आवाज, ये नहीं था। ये ठुकेगा भाई किसी दिन। चलो लिखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टिकल ऑफ मास m, particle of mass m moves with speed u, particle of mass m moves with speed u and perform oblique collision, perform oblique collision with stationary same mass particle, with stationary same mass particle, same mass particle, and after collision, and after collision, and after collision, first particle moves perpendicular, moves perpendicular to the initial direction, to the initial direction, to the initial direction. Find out, find out, find out velocity of second particle, velocity of second particle, and angle from initial direction, and angle from initial direction, and angle from initial direction. देखो टक्कर हुई साहब, ये देखो, ये बोल रहा है कि एक बैठा हुआ था, एक दौड़ता दौड़ता आया, पहला वाला कहाँ चला गया, इनिशियल के परपेंडिकुलर चला गया। बोल रहा दूसरा वाला कहाँ जाएगा और कितने से जाएगा। क्वेश्चन समझ रहे हो भाई? ये सबको पता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो करने के लिए एक इनिशियल के लेफ्ट में तो एक इनिशियल के, तो ये लेफ्ट में मैंने अगर बना दिया तो दूसरा वाला कहाँ जाने वाला है, दूसरा राइट में जाएगा साहब। अब ये गारंटी है भाई, एक इनिशियल के लेफ्ट में तो एक इनिशियल के राइट में, ये तय है। तो अब एक तो बोल रहा है ये थीटा बताओ, एक तो बोल रहा है थीटा बताओ, और दूसरा बोल रहा है ये V2 बताओ। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? सेकंड वाले का वेलोसिटी और सेकंड वाले का इनिशियल डायरेक्शन से एंगल, दो चीजें आपसे पूछ रहा है। आपसे बोल रहा है थीटा बताइए और V2 बताइए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। अब दो वेरिएबल V1 दे दिए यहाँ पर, अभी भी यहाँ पर क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, एक x में लगाना है, एक y में लगाना है। तो कंपोनेंट कर लो इसके, इसका कंपोनेंट इधर कर लो तो ये क्या हो गया, mv2 cos थीटा, और इधर करोगे तो क्या मिलेगा, mv2 sin थीटा। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं तो लो साहब, पहले मैं y में लगा देता हूं। y में लगाता हूं तो पहले मोमेंटम 0 था, बाद में एक ऊपर एक नीचे, ऊपर वाला प्लस तो नीचे वाला क्या, नीचे वाला माइनस। तो आप देख सकते हैं m से m कैंसिल, ये v2 sin थीटा का वैल्यू आ गया u/√3। एक कंडीशन बन गया। दूसरा, x डायरेक्शन में लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन। अब x डायरेक्शन में पहले कितना था, mu, बाद में कितना है साहब, mv2 cos थीटा। तो भैया v2 cos थीटा आ गया कितना, v2 cos थीटा u आ गया, v2 cos थीटा u आ गया। अरे आ गया u, ये डिवाइड कर दो दोनों को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से। अब बोल, u/√3 दिया ना मैंने, क्वेश्चन में लिखा नहीं तुमने, इनिशियल के परपेंडिकुलर u/√3 लिखा नहीं, तो लिखो ना। तो देखो फोटो में बनाया था मैंने, है ना। मैंने क्या बोला, मोस्ट परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन विद, इनिशियल डायरेक्शन विद u/√3 स्पीड, विद u/√3 स्पीड, इनिशियल डायरेक्शन विद u/√3 स्पीड। समझ रहे हो ना? वो u/√3 लिख लो, दिया मैंने क्वेश्चन में। अभी नहीं दूंगा तो कैसे करोगे? तीन वेरिएबल हो गए फिर तो, v1 v2 और थीटा, फिर तो तीन वेरिएबल हो जाएंगे, v1 v2 और थीटा। तीसरा कहां से लाओगे भाई? तीसरे के लिए रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट मेरे को देना पड़ेगा, तो मैंने दिया ही नहीं, तो v1 दिया मैंने, v1। लो साहब, दो इक्वेशन बन रहा है, डिवाइड करो इसे, ये डिवाइड करो, v2 sin थीटा डिवाइड बाय v2 cos थीटा। अब v2 sin थीटा कितना है, u/√3, v2 cos थीटा कितना है u, तो tan थीटा बराबर कितना,
1/√3, तो थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। आ गया भाई? थीटा 30 डिग्री आ गया। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो। इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो। V2 साइन थीटा का स्क्वायर, V2 कॉस थीटा का स्क्वायर, तो V2 का वैल्यू कितना होगा? और u/√3 का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, u/√3 का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, आंसर बोले तो 2u/√3। आंसर आ रहा है 2u/√3। कोई सिंपल एंगल इनिशियल डायरेक्शन से 30 डिग्री पे जाएगा साहब, है ना? ये सेकंड वाला जाएगा इनिशियल से 30 पर, और स्पीड होगी साहब 2u/√3। अरे क्वेश्चन देख के बताओ, क्या ये इलास्टिक कोलिजन हो सकती है क्या? ठीक है, इलास्टिक हो ही नहीं सकती, क्योंकि इलास्टिक होता तो दोनों के बीच में एंगल 90 होता। ये तो 90 प्लस थीटा आ रहा है, तो कभी इलास्टिक नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आंसर दे रहे हैं बच्चे यार। 2u/√3 एंड 30 डिग्री। आ रहा है सम? तो ये भाई ऑब्लिक इलास्टिक भी कर लिया हमने, ऑब्लिक इन इलास्टिक भी कर लिया। चलो एक और अपने AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन ऑब्लिक इलास्टिक पर, वो भी करते हैं, एक और करते हैं। आ रहा है सम? वे आ रहा है? ठीक है, आज बजरंग दल वालों ने पकड़ा था क्या? अच्छा, ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है भाई अभी विद्यार्थी जीवन में। प्रभु, विद्यार्थी जीवन में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मतलब सच मानू ना मैं? ठीक। चलो अगला क्वेश्चन। पार्टिकल मास m। अगला क्वेश्चन। ये भाई हर चीज में खुश होता रहता है, मतलब दूसरों के कुछ ना कुछ करता रहता है और खुश होता रहता है। इस दिन इसी को लपेटना पड़ेगा। देखो, पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m, अगला क्वेश्चन। पार्टिकल ऑफ मास m moves with speed u, moves with speed u and perform oblique elastic collision, perform oblique elastic collision। मैं इलास्टिक बोल रहा हूं क्वेश्चन में। oblique elastic collision with stationary same mass particle, with stationary same mass particle, same mass particle after collision, after collision first particle, first particle, first particle moves at an angle theta, moves at an angle theta from initial direction, from initial direction, from initial direction with speed u/√3, with speed u/√3, with speed u/√3, find out, find out speed of second particle, speed of second particle, speed of second particle just after collision, speed of second particle just after collision। टक्कर के बाद सेकंड वाले की स्पीड बताइए साहब। ये पहला दौड़ता दौड़ता हुआ आया, सेकंड को कोनी मारी और थीटा एंगल पे निकल लिया। फर्स्ट वाले की स्पीड दे रहा है, बोल रहा है सेकंड वाले की स्पीड बताओ साहब, सेकंड वाले की स्पीड बताइए।
ठीक है, देखो भाई, अब यहां पर ये तो मैंने साफ साफ बोला इलास्टिक है। अब इलास्टिक है तो ये भी हमें पता है कि एक इनिशियल के लेफ्ट में तो एक इनिशियल के कहा, राइट में। ठीक है, दूसरे की स्पीड पूछ रहा है साहब कितनी होगी, और स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी भी जानते हैं कि ये थीटा है तो ये कितना होगा। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ क्या इन्होंने क्वेश्चन में एंगल एंगल पूछा है क्या? तो एक ही वेरिएबल है हमारे पास। अरे V2, वो तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, उसी से आंसर आ जाएगा। मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन पे जाओगे ना, तो उसको मानोगे थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। फिर दो इक्वेशन बनाओगे मोमेंटम कंजर्वेशन करके, और बनाओगे देखो से दोनों दोनों इक्वेशन एक ही बन जाएंगी। आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट लेके देखो या वर्टिकल का लेके देखो, दोनों से इक्वेशन ही सेम बन जाएगी। अब सेम बन जाएगी तो फंस जाएंगे, फिर उस इक्वेशन को ले लेके घूमेंगे कि कोई और मिल जाए। वो कोई और क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो वो लगा दो, उससे सीधे आंसर आ गया। क्या काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है क्या? स्केलर है ना, डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर। ये कितनी थी, 0। बाद में पहले की कितनी, हाफ एम यू बाय √3 का स्क्वायर, और दूसरे की कितनी, हाफ एम V2 स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म हो गया, लो V2 आ गया सीधे। ये हाफ एम कैंसिल, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 3 बराबर V2 स्क्वायर। तो V2 का वैल्यू कितना होगा, ये होगा √2u/3। आंसर आ जाएगा √2/3u। आ रहा है भाई, सीधे एक लाइन में आंसर आ गया, कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अगर तुम कंपोनेंट लेने जाओगे ना तो देखना उलझ जाओगे। लेके देखो कंपोनेंट, दोनों दोनों एक्स और वाई से एक ही इक्वेशन बनेगा। एक्स कंपोनेंट से भी वही आएगा और वाई से भी वही आएगा, तो फंस जाएंगे अपन। फिर बोलेंगे फायदा क्या हुआ कंपोनेंट लेने का, है ना। फिर किसी तीसरी कंडीशन पे चलें, वो तीसरी यही है, और यहाँ जाते तो वैसे ही आंसर है। समझ रहे हो मेरी भावना है? AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारा, ये तुम्हारे AIPMT में पूछा गया क्वेश्चन है। आ रहा है साहब? चलो इलास्टिक हो गया, है ना, और इनइलास्टिक भी हो गया। अब मैं देता हूं परफेक्टली इनइलास्टिक। ये देखो, ये एक M वाला 2U से दौड़ रहा है, और दूसरा इधर 2M वाला U से दौड़ रहा है। ये 2M वाला U से दौड़ रहा है, देख रहे हो साहब? M वाला 2U से, 2M वाला U से, ये दौड़ रहा है साहब। दौड़ते दौड़ते चिपक जाते हैं साहब। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ये दौड़ते दौड़ते चिपक गए, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब चिपक गए तो साथ चलेंगे, अलग अलग चलेंगे? ठीक है, लिखो क्या क्या निकालना है, लिखो लिखो लिखो। पार्टिकल ऑफ मास M and 2M, M and 2M, M and 2M perform oblique, perfectly inelastic collision, perform oblique perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure. Find out first, find out first velocity of combination after collision, velocity of combination after collision, after collision. Second, angle of its velocity, angle of its velocity, angle of its velocity from initial direction of first particle, from initial direction of first particle, initial direction of first particle. Third, percentage loss in kinetic energy, percentage loss in kinetic energy. Third, percentage loss in kinetic energy. ये देखो सबको पता लग गया कि दोनों परपेंडिकुलर है, यहां चिपक जाते हैं। अब चिपक करके इनको कुछ ऐसे चलना पड़ेगा कि मोमेंटम कंजर्व रहे, है ना, ऐसे चलना पड़ेगा कि मोमेंटम कंजर्व रहे। अब मुझे एक बात बताओ, पहले मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में भी था और वाई में भी था, तो बाद में भी एक्स और वाई दोनों में होना चाहिए। अरे पहले प्लस एक्स में भी था, प्लस वाई में भी था, तो बाद में भी ऐसे चलेंगे कि प्लस एक्स प्लस वाई दोनों में हो। तो इधर चलना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा, ये 2M वाले को इधर चलना पड़ेगा, है ना। ये यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट कहाँ होगा, इसका एक कंपोनेंट एक्स में, प्लस एक्स में, एक वाई में। तो देखो मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो हो जाएगा।
ठीक है, हाँ ये 3m हो गया साहब, मिल करके चिपक गए, चिपक करके साथ चल रहे हैं तो 3m हो गया। ये 3m वाले को इधर चलना पड़ेगा। अब क्या करना है, अब तो कंपोनेंट ले लो साहब। ये पहले वाले की डायरेक्शन को मान लो x, दूसरे वाले को मान लो y। ये कितना हो गया, ये हो गया 3m VC cos थीटा। और ये कितना होगा, ये होगा 3m VC sin थीटा। लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन से बोलेंगे टक्कर के पहले m इंटू कितना, ये x डायरेक्शन में 2u, ये कितना है 3m VC cos थीटा। तो भैया VC cos थीटा का वैल्यू आ गया, VC cos थीटा कितना आ गया 2u/3 आ रहा है भाई। वाई डायरेक्शन में लगाओ, वाई डायरेक्शन में पहले कितना है 2m इंटू यू, बाद में कितना है, बाद में है 3m VC cos थीटा। तो भैया ये यहां से भी VC cos थीटा कितना आ गया 2u/3। ये मैंने यहां पर देख सकते हो दो डायरेक्शन में लगा दिया साहब। हाँ ये साइन थीटा कर दो, ये 3m VC साइन थीटा कर दो, एक्स में और वाई में, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया। दिख रहा है सबको। अब तो क्या करना है, डिवाइड कर दो, थीटा आ गया, स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। तो पहला वेलोसिटी पूछ रहा है, ये दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दो भाई। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो VC का वैल्यू कितना आ गया, √2 इंटू 2u/3। ये आंसर आ गया VC √2 इंटू 2u/3। आ रहा है साहब, अरे आ रहा है ये तो आ गया आपके पास क्या, वेलोसिटी आ गया। अब दूसरा डिवाइड कर दो साहब, ये डिवाइड कर दो, एंगल आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 मैं डिवाइड करता हूं, तो ये tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1, और थीटा 45 आ गया भाई। ये लो एंगल भी आ गया 45 √2 इंटू 2u/3। मतलब सिंपल, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी लॉस निकालना है तो प्रॉपर तरीका तो क्या है, प्रॉपर तरीका तो है साहब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मैंने एक फॉर्मूला बना के दिया था तुम्हें परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस का, याद करो, फॉर्मूला बना के दिया था, याद है लॉस का फॉर्मूला, और सीधे लगाओ ना। मैंने कहा था ये लॉस का फॉर्मूला हेड ऑन में भी लगेगा, ऑब्लिक में भी लगेगा। भाई काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्शन से क्या मतलब, काइनेटिक एनर्जी तो मैग्नीट्यूड से मतलब। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बना के दिया था काइनेटिक एनर्जी लॉस का। काइनेटिक एनर्जी लॉस ये था हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर का होल स्क्वायर। याद आ रहा है आपको, ये वेक्टर वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में रखना सब, डायरेक्शन देख लेना, सेम डायरेक्शन है तो प्लस प्लस, अपोजिट है तो एक प्लस एक माइनस, परपेंडिकुलर है तो एक आई कैप एक जे कैप। ये तो समझ रहे हो ना यार। ठीक है, अच्छा मैंने काइनेटिक एनर्जी लॉस बोला कि परसेंटेज लॉस बोला, तो परसेंटेज के लिए डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, वैल्यू भी तो करोगे ना, ये परसेंटेज चेंज, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये लॉस बोले तो m1 कितना है, m1 है m, m2 कितना है 2m, ये हो गया m प्लस 2m, ये u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। अब u1 कितना है साहब, u1 है साहब 2u आई कैप, u2 कितना है, ये है u जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे फिर इसका स्क्वायर करोगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोले तो हाफ m कितना हो जाएगा साहब 2u का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हाफ 2m इंटू यू का स्क्वायर, ये यू का स्क्वायर। सॉल्व कर लो भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया है ना। ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मत भूलना भाई, ये डायरेक्शन एक एक्स एक वाई, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, वेक्टर नहीं है स्केलर है, तो मैग्नीट्यूड ले लेना। ये कितना आएगा साहब, ये √5u² आएगा। अच्छा परसेंटेज के लिए इंटू 100 भी कर दो, 100 भी कर दो, है ना। ये सॉल्व करें साहब, ये हाफ से हाफ कैंसिल कर दो, एक m से एक m उड़ा दो साहब। ठीक है, ये आता है ऊपर कितना 2m/3, 2m/3, ये ऊपर आएगा √5u²। नीचे देखो हाफ m उड़ चुका है ना, u² भी उड़ा दो, u² भी उड़ा दो साहब, u² भी उड़ चुका है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया साहब 4 प्लस कितना हो जाएगा 2, है ना, इंटू 100। ये सॉल्व कर लो, m भी कैंसिल हो गया, अब m भी उड़ा दिया अपन ने। लो साहब ये आंसर आ रहा है आपके पास, ये आ जाएगा 2√5 अपॉन कितना 12 इंटू 100, 2√5 डिवाइड बाय कितना हो गया साहब, इससे 18 है, 18 इंटू 100, इतना परसेंट आ जाएगा, इतना परसेंट का लॉस होगा। तो भैया ये जो फॉर्मूला था ना लॉस का, ये चिपकने वाले केस में लॉस का फॉर्मूला है। अब तुम सीधे एक लाइन में चल के चिपको, तुम परपेंडिकुलर चल के चिपको, मतलब तुम हेड ऑन करो या ऑब्लिक करो,
परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस का यही फॉर्मूला है। मेरी बात पकड़ में आ रही है सब? वो जाग रहे हो? ठीक है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लॉस का एक ही फॉर्मूला है। तो ये जितने तरह के ऑब्लिक कोलिजन के क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने सारे कंसेप्ट आपको बताया। अब 2 केस और बचे हुए हैं, वो भी बता देता हूं। आ रहा सब? अरे समझ रहे हो? ये मिटा दूं फोटो? अरे फोटो मिटा दूं? अब 2 तरह के केस हैं भाई। एक तो होता है, आपको बोलते हैं वर्टिकल वॉल है और एक पार्टिकल आके टकरा रहा है। ठीक है, ये वर्टिकल वॉल और साहब ये m मास का पार्टिकल आके टकरा रहा, ये u1 स्पीड से। एंगल कितना है साहब? ये मान लिया अल्फा, और टकरा के लौटता है, ये एंगल बीटा, और स्पीड साहब v1। या इसी क्वेश्चन को ऐसे बोलते हैं कि साहब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ऐसे वर्टिकल प्लेन में आता है और टकरा के लौट जाता है। ये साहब आया था u1 से, गया v1 से, आया एंगल अल्फा और गया एंगल बीटा। ये ऐसा केस देखो साहब, ये वर्टिकल वॉल या हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसे देते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट देखिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछेगा और बोलेगा आया था स्पीड u1 से v1 बताओ साहब। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूं साहब, हमारे दिमाग में एक बात बैठी होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोले बीटा बराबर अल्फा, और साथ में टक्कर के बाद में स्पीड टक्कर के पहले वाली स्पीड के बराबर। ये जानते हो ना? ये ढंग से सुन लो, ये सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के लिए होता है। ये जो होता है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बीटा बराबर अल्फा और v1 बराबर u1, ये सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के लिए होता है, किसी और के लिए नहीं होता है। अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो कभी भी बीटा बराबर अल्फा नहीं होगा और कभी भी v1 बराबर u1 नहीं होगा। फिर कितना होगा वही हमें निकालना है। इनइलास्टिक कोलिजन के लिए हमें वैल्यू निकालनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, नॉर्मली क्या होता है, जब भी रिफ्लेक्शन देखते हैं ना तो बच्चे यही ठोकते हैं, ये बीटा बराबर अल्फा। मैं आपको एग्जांपल बता दूं कहां कहां ये लगेगा, है ना। गैस मॉलिक्यूल और बर्तन की दीवार की टक्कर इलास्टिक होती है, वहां ये लगेगा। फोटोन किसी सरफेस से टकराएगा तो फोटोन भी सरफेस, लाइट फोटोन मतलब लाइट पार्टिकल। अरे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट के लिए पढ़ते हो ना नॉर्मली। ये लाइट पार्टिकल फोटोन हमेशा इलास्टिक कोलिजन करेंगे, वो अगर इलास्टिक करेंगे तो बीटा बराबर क्या होगा? अल्फा। ये सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में होता है, बीटा बराबर अल्फा हर कोलिजन में नहीं होता। मैं बात कर रहा हूं इन इलास्टिक। अब आंसर कैसे निकालें, मैं प्रॉपर मेथड तुम्हें बता देता हूं, है ना, लेकिन सलाह दूंगा कि फॉर्मूला याद कर लेना। मेथड बड़ा सिंपल है ना, याद करो। मैंने एलएलएम के जमाने में तुम्हें बताया था कि सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स 0 होता है। याद है? जब भी रिफ्लेक्शन होता है, जब भी रिफ्लेक्शन होता है सरफेस के पैरेलल में फोर्स 0 होता है। तो ये तो सरफेस के पैरेलल में अगर फोर्स 0 होगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो मोमेंटम कंजर्वेशन कहां लगाओगे? पैरेलल में, परपेंडिकुलर में, या नेट में? ओनली पैरेलल में। कहां लगाओगे? पैरेलल में लगाओगे मोमेंटम कंजर्वेशन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाओगे न्यूटन लॉ ऑफ कॉल्यूजन, है ना। परपेंडिकुलर में लगाओगे न्यूटन लॉ ऑफ कॉल्यूजन और पैरेलल में लगाओगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। चलो मैं याद रखने का बहुत आसान तरीका बताता हूं कि भैया पैरेलल को छेड़ना मत और परपेंडिकुलर को छोड़ना मत, है ना। पैरेलल को छेड़ना मत मतलब क्या करोगे? पैरेलल में सेम रखेंगे, जो टक्कर के पहले वेलोसिटी था ना, टक्कर के बाद में भी वेलोसिटी क्या रहेगा? वही रहेगा। कहां पर? पैरेलल में। परपेंडिकुलर को छोड़ना नहीं, क्या करोगे? पकड़ के कर क्या लोगे तुम? अरे नहीं छोड़ना है इसका मतलब पकड़ना है ना, तो पकड़ के क्या करना है? पकड़ के उल्टा कर देना है, पकड़ के उल्टा। और ई टाइम्स, उल्टा मतलब माइनस, ई टाइम्स मतलब मैं आपको बता दूं, आसान भाषा में समझाऊं, पैरेलल डायरेक्शन में टक्कर के बाद की वेलोसिटी और टक्कर के पहले की वेलोसिटी क्या रहती है? सेम। और टक्कर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी, डायरेक्शन तो बदलेगा ही सही, साथ में ई टाइम्स हो जाएगा, मतलब माइनस ई टाइम्स आएगा, है ना, जो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। ये क्या होता है, ऐसे कंपोनेंट करके सॉल्व करके, 2 इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं ना तो आंसर आता है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, है ना, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो बीटा का वैल्यू जो आता है, ये आता है साहब 10 इनवर्स 1/E10 अल्फा। अगर टक्कर का रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट ई है तो आंसर ये है। और V1 बराबर जो आता है ना, ये आता है U1, ये आता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। भैया ये डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, सीधे फॉर्मूला दे रहा हूं। टक्कर के बाद में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना और टक्कर के बाद में वेलोसिटी कितना। पहले वेलोसिटी u1 था, एंगल अल्फा था, ये रिफ्लेक्शन एंगल बीटा और वेलोसिटी v2, सीधे फॉर्मूला है साहब। ये बीटा बराबर 10 इनवर्स 1/E, ई होता है रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट, है ना। और ये v1 बराबर u1 साइन रूट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं साहब,
अगर मैं आपको बोल दूं इलास्टिक कोलूजन है, मैं आपको बोल दूं इलास्टिक कोलूजन, तो इलास्टिक कोलूजन में E बराबर 1 होता है ना, तो ये आएगा V1 बराबर U1 और बीटा बराबर अल्फा। मतलब सब में नहीं आने वाला, इस फॉर्मूले में रख दो E बराबर 1, तो बीटा बराबर तो अल्फा आ रहा है और साथ में V1 बराबर U1 आ रहा है, सिर्फ इलास्टिक कोलूजन में। अगर इन इलास्टिक है तो भैया ये आंसर होगा। अगर इन इलास्टिक कोलूजन है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर नहीं होता, और टक्कर के बाद में स्पीड टक्कर के पहले वाली स्पीड के बराबर नहीं होती है ना। ये काम की बात है, सुन लेना भाई, दिमाग में बात यही आती है। जैसे रिफ्लेक्शन देखते हैं ना बच्चे, जैसे बच्चे देखते हैं रिफ्लेक्शन, बोले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दिमाग में बात डालो, सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में ऐसा होता है, सिर्फ इलास्टिक में ऐसा होता है, इन इलास्टिक में ऐसा नहीं होता है। मेरी भावनाएं समझ में आ रही है? बात पकड़ में आ रही है सबको? सुन रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, अब ये बोलोगे तो प्रूफ भी कर दूंगा। मैंने कहा ना, प्रूफ करने के लिए क्या है, पैरेलल को छेड़ना नहीं और परपेंडिकुलर को क्या करोगे, पैरेलल में वेलोसिटी सेम, पैरेलल कंपोनेंट टक्कर के पहले और टक्कर के बाद में क्या रहेगा, सेम रहेगा, और परपेंडिकुलर ई टाइम्स हो जाएगा। मतलब उल्टा तो होगा ही सही, साथ में ई टाइम्स, है ना। ये जुगाड़ याद रखना है तो नोट डाल के कहीं लिख लो कि पैरेलल को छेड़ना नहीं और परपेंडिकुलर को छोड़ना नहीं। ये बना लो पहले, फिर नोट डाल लेना तुम। अगर तुम प्रूफ मांगना चाहते हो तो मैं जो लाइन लिखवा रहा हूँ सारा प्रूफ उसी में छुपा हुआ है, बस कैलकुलेशन तुम्हारे भरोसे छोड़ूंगा कि पैरेलल को छेड़ना नहीं और परपेंडिकुलर को छोड़ना नहीं। बना ली सब? अरे बना लिया है। बन गया सब? बना लिया सब? अरे बना लिया है तो नोट डालो, स्टेटमेंट लिख लो, लिख लो, देसी भाषा में लिख लो, पैरेलल को छेड़ना नहीं है, पैरेलल को छेड़ना नहीं है और परपेंडिकुलर को छोड़ना नहीं है, पैरेलल को छेड़ना नहीं है और परपेंडिकुलर को छोड़ना नहीं है। अच्छा, ब्रैकेट में लिख लो परपेंडिकुलर को क्या करना है, अरे छोड़ना, पैरेलल को छेड़ना नहीं है, परपेंडिकुलर को छोड़ना नहीं है, पर पैरेलल को छेड़ना नहीं है और परपेंडिकुलर को छोड़ना नहीं है, मतलब पैरेलल कंपोनेंट सेम और परपेंडिकुलर उल्टा हो जाएगा, ई टाइम्स। लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, लिख लो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, किसका पैरेलल? मेरा पैरेलल, तुम्हारा पैरेलल, किसका पैरेलल? वो जिससे टक्कर करने जा रहा है उसका पैरेलल है। किसका पैरेलल? जिससे टक्कर करने जा रहा है उसका पैरेलल। तो ब्रैकेट में लिख लो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ सरफेस रिमेन सेम। अच्छा, किसका कंपोनेंट? हाँ, ये भी लिखाऊं? हाँ, मतलब समझ रहे हो ना भावनाओं को। पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम and perpendicular component becomes minus e times, minus e, मतलब ये तरीका है, ये इसी से प्रूफ करते हैं, और प्रूफ कर भी लोगे तो क्या इनाम मिलेगा क्या तुम्हें? आंसर लिख दिया मैंने सीधे, ये आंसर आता है। ये आंसर कैसे आया, किसी के मन में अगर विचार आ रहा हो ना, तो उसके लिए मैंने नोट डलवाया कि भैया ऐसे पैरेलल को छेड़ना नहीं है, परपेंडिकुलर को छोड़ना नहीं है। प्रूफ करके दिखाना है क्या? हाँ, नहीं दिखा रहा। अब आओ साहब, इसमें दूसरा जो स्टैंडर्ड केस बनता है वो ऐसा बनता है कि हाइट से छोड़ दो साहब,
ये हाइट से छोड़ दिया जाए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं छोड़ता हूं और ये टक्कर इलास्टिक करता है, कोई लॉस होगा क्या? तो वापस से कितनी हाइट तक जाएगा? वापस से सेम हाइट तक जाएगा कि नहीं? लेकिन अगर इनइलास्टिक कोलिजन करता है तो क्या सेम हाइट तक जाएगा? ज्यादा तक जाएगा? कम तक जाएगा? कम हाइट जाएगा, है ना, कम जाएगा। देखो टक्कर के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। टक्कर के बाद में वेलोसिटी कम हो जाएगी तो हाइट भी कम हो जाएगी। कम हाइट तक जाएगा, वापस लौटेगा, फिर टक्कर करेगा, फिर लॉस करेगा, फिर कम, फिर कम। अच्छा, कम 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 कम, ऐसे कम 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 करते करते क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अरे खत्म हो जाएगा, कभी ना कभी तो खत्म होगा ना, है ना। चलो अभी पता लग जाएगा कितनी टक्कर करेगा। मुझे बताओ, टक्कर के पहले अगर मैं इसकी वेलोसिटी बोलता हूँ u1 तो u1 √2gh होगा कि नहीं होगा? है ना। और टक्कर के बाद, पहली टक्कर के बाद बोलता हूँ v1, तो इधर आओ साहब, इस फॉर्मूले में क्या रखना है? इस टक्कर में अल्फा बराबर 0 है कि नहीं है? अरे फॉर्मूले में अल्फा 0 है कि नहीं है? नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, अल्फा अगर 0 रखोगे तो बीटा भी 0 आएगा। लेकिन ये v1 बराबर देख सकते हो क्या आएगा? e टाइम्स ऑफ u1 आएगा, है ना। देखो साइन 0 0, कॉस 0 1, तो e टाइम्स आया कि नहीं आया? मतलब पहली टक्कर के बाद वेलोसिटी कितना हो गया? e टाइम्स। अच्छा डायरेक्शन तो बदलेगा ही बदलेगा, मैंने कहा ना माइनस ई टाइम्स। ठीक है, ये देख सकते हो पहली टक्कर के बाद कितना हो जाएगा? माइनस ई टाइम्स। ई मोर देन 1 की लेस देन 1? लेस देन 1, मतलब वेलोसिटी कम हो गया। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बोलता हूँ ई का वैल्यू 0.5 है। ई का वैल्यू 0.5 है तो ये वेलोसिटी ई टाइम्स होता है ना, ई टाइम्स मतलब आधा हो गया, आधा हो गया। चलो ऊपर जाएगा, कम होगा, फिर नीचे इस टक्कर के समय फिर क्या होगा? v1 होगा। और पहली टक्कर के बाद फिर क्या हो जाएगा? ये दूसरी टक्कर के बाद v2 हो जाएगा। मानते हो भाई? तो हर बार ऐसे वेलोसिटी ई टाइम्स ई टाइम्स ई टाइम्स होता जाएगा। हर बार वेलोसिटी आधा 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 होता जाएगा। अब मुझे बताओ, आधा 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 करके खत्म करना है सब, है ना। इनफाइनाइट बार आधा करना पड़ेगा। रेडियो एक्टिविटी, याद है रेडियो एक्टिविटी? ऐसे आधा कर करके अपन खत्म करते तो इनफाइनाइट बार आधा करना पड़ता है ना। तो ये हर टक्कर में आधा होता है, हर टक्कर में आधा होता है। तो ऐसे आधा कर करके तुम खत्म करना चाहते हो तो रुकने से पहले कितनी टक्करें होंगी? रुकने से पहले इनफाइनाइट टक्करें होंगी। कोई थियोरेटिकली तुमसे पूछे कि भैया रुकने तक कितनी टक्करें, क्या जवाब दोगे? हाँ, रुकने तक इनफाइनाइट टक्करें। बात समझ में आ रही है सब? चलो और क्या क्या क्वेश्चन बनता है। ये बोलता है कि दूसरी टक्कर के बाद में वेलोसिटी बताओ, पांचवी टक्कर के बाद में मैक्सिमम हाइट बताओ, है ना। एनवी टक्कर के बाद में ये बताओ ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूले दे रहा हूं भाई, है ना। देखो पहली टक्कर के बाद ई टाइम्स, दूसरे के बाद उसका भी ई टाइम्स, तीसरे के बाद उसका भी ई टाइम्स। तो भैया एनवे के बाद जो आंसर आता है ना, ई की पावर एन टाइम्स, ये आंसर आता है ई की पावर एन टाइम्स ऑफ √2gh। इसको प्रूफ करना है कि सीधे बताना है? ये सीधे लिख दिया मैंने, ये आंसर आता है सब। हाइट पूछता है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? ये पहली टक्कर के बाद h1, दूसरे के बाद h2, तीसरे के बाद h3। तो ये जो आंसर आता है ना, ये आता है h। पहले कितनी थी? h थी ना, इंटू ई की पावर कितना? 2n, ई की पावर 2n टाइम्स ऑफ h। बात पकड़ में आ रही है सब? है ना। ये टाइम पूछता है साहब, एनवी टक्कर के बाद मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम। ये होता है साहब ई की पावर n टाइम्स ऑफ √2h/g, ई की पावर n टाइम्स ऑफ √2h/g। मतलब यहां से यहां तक आने का टाइम √2h/g होता है ना, है ना। तो ये मैंने ये आंसर निकाल दिया आफ्टर n कॉल्यूजन। आफ्टर n कॉल्यूजन वेलोसिटी कितना? आफ्टर nth कॉल्यूजन वेलोसिटी कितना? हाइट कितना? टाइम ऑफ लाइट कितना? एनवी टक्कर के बाद वेलोसिटी, एनवी टक्कर के बाद हाइट, एनवी टक्कर के बाद ये टाइम, ऊपर टॉप तक जाने का टाइम। सेम बोलता है साहब टोटल डिस्टेंस बताओ सर। ये बोलता है टोटल डिस्टेंस बताइए। अब टोटल डिस्टेंस रुकने में ये आंसर आता है साहब h, 1 + e²/1 - e²। ये प्रूफ नहीं बता रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया ना इनफाइनेट टक्कर ने करेगा, इनफाइनेट सीरीज बनेगी, इनफाइनेट जीपी। वो इनफाइनेट जीपी के सम का फॉर्मूला लगाते हैं तब ये आंसर आता है। ये कोई प्रूफ नहीं मांग रहा तुमसे, और कर भी लोगे तो कोई इनाम नहीं मिलेगा तुम्हें। ये सीधे फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले की टोटल डिस्टेंस कितना, रुकने में टोटल टाइम कितना। एक और क्वेश्चन बनता है कि रुकने में टोटल टाइम कितना। भाई कभी ना कभी तो रुकेगा ना यार, ये रुकेगा तो टोटल टाइम आता है √2h/g 1 + e/1 - e। ये रुकने का टोटल टाइम आ गया, ये रुकने की टोटल डिस्टेंस आ गई, है ना। ये 5 फॉर्मूले आपको मैंने बताया साहब, रुकने में टोटल डिस्टेंस, रुकने में टोटल टाइम, एनवी टक्कर के बाद में वेलोसिटी, एनवी टक्कर के बाद में ये मैक्सिमम हाइट, एनवी टक्कर के बाद में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम, और टोटल जब भी रुका होगा रुकने में इतना चला होगा, इतनी डिस्टेंस। अच्छा रुकने में डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा? अरे 0 क्यों? ऊपर से छोड़ा है मैंने, ऊपर वापस ऊपर पहुंचेगा कि ग्राउंड पे रुकेगा? तो रुकने तक में भले ही इनफाइनाइट टक्कर की हो, रुकेगा तो ग्राउंड पे ही ना।
तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा h। अब इसी को बात आगे बढ़ा के थोड़ा से काइनेमेटिक्स के रिजल्ट पूछते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। अब अगर मैं तुमसे बोलता हूं एवरेज स्पीड, मैं आपसे बोलता हूं एवरेज स्पीड, तो ये होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। सुना है नहीं सुना? ये टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, डिवाइड कर दो, एवरेज स्पीड आ जाएगी, है ना। एक बोलता है एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी में बोलते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। बताओ रुकने तक में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h होगा डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये ऐसे आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। मेरी भावनाएं समझ में आ रही है भाई? कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? तो अगर हाइट से छोड़ दिया जाए तो रुकने तक में इनफाइनाइट टक्करें करेगा, रुकने तक में टोटल कितना चलेगा, रुकने तक में टोटल टाइम कितना लगेगा, है ना। और तो और एनवी टक्कर के बाद वेलोसिटी कितना होगा, एनवी टक्कर के बाद मैक्सिमम हाइट कितना होगा, एनवी टक्कर के बाद मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम कितना होगा। सिंपल प्रॉपर्टी, बहुत आसान प्रॉपर्टी। समझ पा रहे हैं? अरे समझ रहे हो तो बनाओ इसे। ये दो स्टैंडर्ड केस है जो मैं आपको बता रहा हूं। इन दोनों केस से कभी अपने एआईपीएमटी में क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन बनते हैं इसलिए बता रहे हैं सर। ठीक है, अपने ज्यादा से ज्यादा ऑब्लिक कोलूजन तक के क्वेश्चन पूछे हैं। ये दोनों केस जो भी लास्ट में बताया ना मैंने, इन पर नहीं आया कभी। मतलब क्वेश्चन आया हुआ नहीं तो पूरा नोट कर। हाँ नोट कर पूरा। तो सिलेबस नहीं देखना तुझे? हाँ मैं समझ गया, शक्ल देखते समझ गया मैं। पूछा नहीं गया क्वेश्चन, लेकिन केस बनते हैं। अब जितने भी बनते हैं अपन तो सब पढ़ेंगे। वो पूछता हो नहीं पूछता हो, उसकी टेंशन है, पूछना पूछना नहीं पूछना। हाँ ये है कि पेपर के बाद ये गारंटी कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ये नहीं पढ़ा, बिना पढ़ाए हुआ आ गया। सब पढ़ाया हुआ आएगा। अच्छा, अपने बिगनर बॉक्स में एक क्वेश्चन है, उसमें नीचे से ऊपर फेंका गया है और फिर ये बोलता है रुकने तक की डिस्टेंस बताओ। अगर मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं तो भैया इसके बाद का आंसर, ये वाला आंसर तो तुम जानते हो। अबे ये तो जानते हो ना, इसके बाद की डिस्टेंस तो जानते हो ना। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, ये है h, 1 + e² / 1 - e²। ये एक h और हो जाएगा। समझ पा रहे हो? है ना, ये 1 + h और कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। रुकने तक में टोटल डिस्टेंस कितना करेगा। अपने बिगनर बॉक्स में क्वेश्चन है भाई। बच्चे वहां भी गए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, बोलते हैं आंसर ही नहीं आ रहा। वो देख तो लो, उसने छोड़ा थोड़ी है, उसने तो नीचे से फेंका है, फिर पूछ रहा है वो h, तो ये +h जोड़ना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो ना? अभी तुम लोग समझदार हो ना? नहीं मतलब क्या, सुबह सुबह वाले बैचों में ऐसी बातें पूछी जाती कि आपने तो ये वाला फॉर्मूला बताया था, और अधिकार से, है ना। मतलब जैसे मैंने गलत बताया था। मतलब ढंग से पढ़ो, वो छोड़ना बोल रहा है कि नीचे से फेंकना बोल रहा है? हाँ तो +h जोड़ना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो? चलो 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। बना लिया? बना लिया? बनाओ जल्दी से बनाओ और लिखो क्वेश्चन। बना लिया तो लिखो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बना रहे हो? हाँ भाई ऑनलाइन वालों समझ रहे हो? ऑनलाइन वालों बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे अंगूठे आ गए। बन गया सब? पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो, लिखो। पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम, particle is dropped from 320 meter height, 320 meter height. Particle is dropped from 320 meter height. It strike at bottom horizontal surface. It strike at bottom horizontal surface
It strike at bottom horizontal surface and velocity reduces to half, and velocity reduces to half of initial value, reduces to half of initial value in every collision, in every collision. Find out first restitution coefficient of collision. Second velocity of particle after first collision. Velocity of particle after first collision. Third, maximum height attained by particle after third collision. Maximum height attained by particle after third collision. Maximum height attained by particle after third collision. Next, total distance covered by particle. Total distance covered by particle before comes to rest. Next, total time of journey. चलो इतना ही निकाल दो, बस बहुत है। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकाल ही लोगे। 5 चीजें पूछी मैंने, ठीक है। कुछ भी नहीं, अब कोरोना सब खत्म हो गया। कोरोना सारी जो साइकोलॉजी थी सब खत्म हो चुकी है। अब डर भी खत्म हो गया है, अब कोई डर नहीं रहा। अब तो वैक्सीनेशन हो चुका है सबका, सब महामानव हो चुके हैं, अमर हो चुके हैं सब। मतलब कोरोना से तो नहीं मरेंगे, दूसरे अपने कर्मों से मर सकते हैं। बोलो साहब, कितना ई का वैल्यू कितना? हर टक्कर में वेलोसिटी आधा हो जाता है, ऐसा बोल रहा है। अब ऐसा बोल रहा है कि हर टक्कर में वेलोसिटी आधा हो जाता है। लो, पहली टक्कर के बाद क्या होगा? जो भी उससे पहले था उसका आधा। दूसरी टक्कर में जो होगा, जो भी होता है उसका आधा। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि ये कितना होता है? ये यहां से अभी फॉर्मूला बता के दिया था मैंने, कितना होता है? अरे ई टाइम्स होता है, एक टक्कर में ई टाइम्स होता है ना। तो ई का वैल्यू आ गया साहब, क्वेश्चन खत्म हो गया। ई का वैल्यू 1/2 आ गया, ई का वैल्यू आ गया 0.5। अब ई आ गया, सेकंड बोलो फटाफट। सेकंड में क्या बोला है? वेलोसिटी आफ्टर सेकंड कोलिजन, थर्ड कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन बोला है, पहली कोलिजन के बाद। ये तुम्हें पता है ई की पावर n टाइम्स ऑफ u1 होता है। v1 बराबर e की पावर 1, u1 कितना होगा? √2gh। लो साहब, e हो गया 1/2, g तो तुम्हें पता है अपन बचपन से 10 ले रहे हैं, h हो गया 320, ये 32 आ जाएगा भाई। अरे ये 6400, रूट के बाहर लोगे तो कितना? सॉरी 80, ये 40 आ जाएगा भाई, 40 आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। आ रहा है भाई? अरे आ रहा है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा? तीसरा बोलो, मैक्सिमम हाइट कब, आप कितनी टक्कर के बाद? थर्ड कोलिजन। तो ये hn बराबर e की पावर 2n टाइम्स ऑफ h था। तीसरी टक्कर बोलता है e की पावर 2 × 3 × h, 1/2 की पावर 6, और h कितना है? 320 मीटर। ये सॉल्व कर लो भाई, हाइट आ गई। ये 320 डिवाइड बाय 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 तो कितना? 2 की पावर 6 बोले तो कितना? ये हो गया 64, है ना। ये S3 बोले तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर होगा साहब। तीसरी टक्कर के बाद मैक्सिमम हाइट 5 मीटर। अब अगला बोल रहा है कि साहब रुकने तक टोटल डिस्टेंस बताओ। लो बता देते हैं अभी।
रुकने तक टोटल डिस्टेंस h 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला याद हो तो, और नहीं याद है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो अपन क्या लेके आए थे, हाँ क्या लेके जाएंगे, हाँ सब मोह माया। तू भाई इधर आ जा, तू इधर आ, तेरे प्रवचन में सुनूंगा जरा, तो मैं देख लूंगा क्या करना है उसका। जल्दी बोलो आंसर। ये हो गया 5/3। अरे ये 5/3 हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व करो, 3 से कितना ये आ गया भाई, आ गया टोटल डिस्टेंस, आ गया टोटल टाइम भी बोलो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर याद है तो, और नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ याद करने का थोड़ी होता है। हाँ छोड़ देना, तू बहुत कुछ छोड़ेगा लाइफ में तू, है ना। तो तेरे सामने जो याद कर रखा होगा वो ले जाएगा। हाँ आज भी छोड़ के आया तू तो, जो भी है मिला नहीं, कोई और ले गया। आदत पड़ चुकी है अपने को छोड़ने की। बोले सारे सेक्रीफाइस अपन ही कर रहे हैं, है ना। सब्जेक्ट में भी सेक्रीफाइस कर जाते हैं अपन। ये 1.5 अपॉन 0.5, ये 3 हो गया। ये 24 सेकंड आ गया साहब। रुकने में टोटल 24 सेकंड लगेंगे। मतलब ऐसे टक्करे कर करके रुकेगा ना, इनफाइनाइट टक्करे करेगा, लेकिन कितने टाइम में रुकेगा, 24 सेकंड। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आ रहा है सबका, हो जाएगा, हो चुका है। आओ फिर अगले क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो particle is dropped from 5 meter height, 5 meter height. Particle is dropped from 5 meter height. It strike on horizontal, it strike on bottom surface, horizontal bottom surface, horizontal bottom surface, and rebounds. It strike at bottom horizontal surface and rebounds up to 1.8 meter height, up to 1.8 meter height. 5 मीटर से छोड़ा, टकरा करके 1.8 तक रिबाउंस हुआ। फाइंड आउट फर्स्ट, फाइंड आउट फर्स्ट रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट, फर्स्ट रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट, restitution coefficient. Second, how much part of velocity, how much part of velocity losses, how much part of velocity losses in every collision, in every collision, how much part of velocity losses in every collision, हर टक्कर में कितना पार्ट लॉस करेगा। चलो ये दो चीजें निकाल दो, अब बाकी रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट आ गया, फिर तो कुछ भी निकाल दोगे यार, फिर तो तुम कुछ भी निकाल दोगे। यहाँ पर एनवी टक्कर के बाद में वेलोसिटी कितना, एनवी के बाद हाइट कितना, टोटल कितना, वो सब निकाल सकते हो। पार्ट पूछा मैंने, पार्ट, परसेंट नहीं पूछा। टू बाई फाइव, 2/5। देखो सबको पता है पहली टक्कर के बाद में कितना होगा, e⁻² टाइम्स ऑफ h होगा, तो e बराबर होगा √h1/h। h1 कितना है 1.8, h कितना है 5। इससे सॉल्व करो, e कितना आता है, e का वैल्यू कितना आ रहा है साहब, कितना 3/5, e का वैल्यू 3/5 आ रहा है। अब पहला क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा बोल रहा है कि वेलोसिटी कितना हो गया या कितना खो गया। हाँ मैंने हो गया पूछा कि खो गया पूछा,
लॉसेस यानी खो गया पूछा, तो पहले तो पता लगाएं पहली टक्कर के बाद कितना हो जाता है। सबको पता है E टाइम्स हो जाता है, सबको पता है 3/5 टाइम्स हो जाता है। ये हो जाता है कि खो जाता है? खो जाता है, तो V1 माइनस U1 निकालना है। ये आ जाएगा साहब 2/5 टाइम्स ऑफ U1, है ना, ये 2/5 टाइम्स हो जाएगा, है ना, पार्ट पूछ रहा है ना, तो 2/5 पार्ट 2/5 टाइम्स हो गया, 0.4 टाइम्स हो गया। और परसेंट बोले तो कितना, 40% हो गया। परसेंट बोले तो 40% खो गया। अरे हो गया खो गया का डिफरेंस समझ रहे हो ना भाई? कितना टाइम्स रिमेनिंग है, तो 3/5 टाइम्स। कितना टाइम लॉस हो गया है, तो 2/5 टाइम्स। कर लोगे? अच्छा चलो, एक थ्योरेटिकल बात, एक अगले क्वेश्चन से पहले मुझे एक थ्योरेटिकल बात क्लियर करो। ऊपर से मैं छोड़ता हूं, नीचे टकराता है ना, अगर इलास्टिक कोलिजन करेगा तो बोलो कहां तक आएगा? सेम हाइट तक आएगा। लेकिन अगर इनलास्टिक करेगा तो इससे ऊपर जाएगा कि इसके नीचे रह जाएगा? नीचे रह जाएगा। चलो मैं छोड़ नहीं रहा हूं, मैं फेंक रहा हूं। मैं छोड़ नहीं रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसको नीचे फेंक रहा हूं। अब अगर मैं नीचे फेंकता हूं, ये बॉटम पे टकराता है, अगर ये इलास्टिक कोलिजन करता है, तो मुझे बताओ ये इसी हाइट तक जाएगा, इसके ऊपर जाएगा? इनइलास्टिक करता है तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और यहां तक भी आ सकता है। मानते हो ना भाई? चलो एक क्वेश्चन AIPMT में आया हुआ है इस प्रॉपर्टी पर, इस प्रॉपर्टी पर AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन लिखो। पार्टिकल पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, particle projected vertically downwards with speed v naught, with speed v naught, with speed v naught from 20-meter height, from 20-meter height, with speed v naught from 20-meter height, it strike at bottom horizontal surface, it strike at bottom horizontal surface and rebounds up to same height, and rebounds up to same height, rebounds up to same height, up to same height. Find out value of v naught, find out value of v naught। v naught पूछ रहा है साहब, ये बोल रहा है कि h 20 मीटर हाइट से नीचे फेंका, 20 मीटर हाइट से नीचे फेंका, टकराया और रिबाउंस होके सेम हाइट तक आया, रिबाउंस होकर के ये सेम हाइट तक आया। आपसे बोल रहा है वी नॉट का वैल्यू बताओ साहब। बोला वी नॉट बताइए, बताइए। अच्छा कितना लॉस हुआ मैंने दिया नहीं दिया? कितना लॉस हुआ बोला? लिख लो इफ, क्वेश्चन पूरा लिख लो। इफ half part of kinetic energy, half part of kinetic energy, half part of kinetic energy losses, half part of kinetic energy losses during collision, during collision, during collision, टक्कर में आधा पार्ट लॉस हो जाता है ऐसा? ये बोला टक्कर में आधा पार्ट लॉस हो गया, तो बताइए वी नॉट का वैल्यू कितना होगा? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, तुम्हें भी करना है। वी नॉट से फेंका गया, नीचे जमीन पे टकराया, आधा पार्ट लॉस किया और रिबाउंस होकर सेम हाइट तक आ गया, रिबाउंस होकर के सेम हाइट तक आ गया। तो आपसे बोल रहा है कि बताइए यहां पर वी नॉट का वैल्यू कितना होगा? ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। भाई देखो यहां मुझे एक बात बताओ, ऊपर से फेंकता हूं, यहां टकराता है, टक्कर के पहले जो भी काइनेटिक एनर्जी था, टक्कर के तुरंत बाद काइनेटिक एनर्जी उसका आधा होगा ना। ये बोल रहा है आधा लॉस हो गया, इसका मतलब टक्कर के बाद की काइनेटिक एनर्जी टक्कर के पहले वाली काइनेटिक एनर्जी की आधी होगी। मानते हो भाई? अब पता लगाओ पहले की काइनेटिक एनर्जी है कितनी। तो मुझे बताओ ऊपर से नीचे आते समय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? टॉप पर काइनेटिक एनर्जी कितना था बोलो? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर,
पोटेंशियल कितना था mgh, बॉटम पर पोटेंशियल कितना, प्योरली काइनेटिक है। वो जो ऊपर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक था, नीचे आते आते पूरा क्या बन गया, तो बताओ नीचे टकराते समय काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये होगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस mgh। मानते हो भाई? अबे हाँ कि ना बोलो। अबे टॉप पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर बॉटम पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो यही तो आंसर लिखोगे बॉटम की काइनेटिक एनर्जी। अब रुक जाओ, अब टक्कर के बाद देखो, टक्कर के बाद में यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ काइनेटिक कुछ ना कुछ होगा, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा। टॉप पर पहुंचेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, काइनेटिक एनर्जी कितनी, अब इससे ऊपर क्यों नहीं गया, इससे ऊपर क्यों नहीं गया, यहाँ रुक गया, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो यहाँ काइनेटिक प्लस जीरो बराबर यहाँ जीरो प्लस mgh, तो ये काइनेटिक एनर्जी mgh हुई कि नहीं हुई। और टक्कर के बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, mgh। मेरी बात समझ में आ रही है साहब? क्वेश्चन खत्म हो गया, ये रख दो। जो बोल रहा था, ये बोल रहा था कि बाद की काइनेटिक एनर्जी पहले वाली काइनेटिक एनर्जी की आधी है, बाद में कितना है mgh, है ना। पहले कितना था, पहले था साहब mgh प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, है ना। सॉल्व कर लो साहब, ये 2mgh कैंसिल हो गया, ये वी नॉट का वैल्यू आ गया √2gh। अब डाटा रख के सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म। जी तो बचपन से 10 ले रहे हैं अपन, एच 20 दे रहा है, आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। भाई टक्कर के बाद में काइनेटिक एनर्जी पहले वाली काइनेटिक एनर्जी की आधी है, तो मैंने आधा कर दिया। देखो टक्कर के बाद में mgh है और टक्कर के पहले इतना है, इसका आधा mgh के बराबर। सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म। समझ रहे हो भाई? ये दोबारा बताना है क्या, दोबारा बताना है? दोबारा बता रहा हूं, एक बार फिर सुन लो, फिर से सुन लो एक बार। ये सबको दिख गया होगा कि टक्कर के पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस mgh होगी। क्या इसमें किसी को डाउट है? ये भी दोबारा बताऊं, ये भी दोबारा बताता हूं। यहां पर ऊपर क्या था, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, नीचे क्या था, ओनली काइनेटिक। अरे पोटेंशियल जीरो था ना, तो ऊपर वाली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम ये नीचे वाली काइनेटिक के बराबर होगा ना। मतलब नीचे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस mgh। अरे बिल्कुल सिंपल समझो, ऊपर प्योरली, ऊपर क्या था, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल था, नीचे आते आते प्योर प्योर काइनेटिक हो गया, पोटेंशियल खत्म हो गया, कोई लॉस नहीं हुआ, तो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक में चली गई ना। तो नीचे बॉटम पर टक्कर के पहले काइनेटिक एनर्जी इतनी थी। अब टक्कर के बाद में अगर वो एच हाइट तक जाता है, तो बॉटम पे एनर्जी mgh होगी, तभी तो एच हाइट पे जाएगा ना। और वो कौन सी एनर्जी है, वो काइनेटिक है। ये लो, बॉटम पर काइनेटिक एनर्जी mgh होगी, वो मैंने सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। वो जो बोल रहा है वो कर दो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, हाँ बेटा, यहाँ लॉस हुआ ना, यहाँ लॉस हुआ ना, यहाँ तभी तो आधा हुआ, ये देख, तभी तो आधा हुआ, ये तभी तो आधा हुआ, ये लॉस हो गया तभी तो आधा हुआ। वरना टक्कर के पहले ये था, टक्कर के बाद ये हो गया, क्या दोनों सेम है क्या? ये आधा हुआ ना, देख देख। एक सेकंड में 10, 2 में 20, ऐसे थोड़ी चलता है। एक्सेलेशन है, एक्सेलेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी थोड़ी चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी थोड़ी चलता है, एक्सेलेशन है यहाँ पर। ऊपर से नीचे आता है तो जी एक्सेलेशन, नीचे से ऊपर जाता है तो जी रिटार्टेशन। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चले तो ऐसे करते हैं, एक में इतना, दो में इतना, तीन में इतना। होता है ना कि 2 रुपए के 4 आलू, तो इतने रुपए के कितने आलू, है ना। ये सब्जी खरीदने वाली प्रॉब्लम वो नहीं है ये। यू चलो भाई, कर लोगे टक्कर तो चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारा। आ जाओ सर्कुलर मोशन पे। हाँ अभी बारात निकल रही है मेरी, आना। चलो, सुबह से यहीं बैठा हूँ, आ जाओ। सुबह 8 बजे से यहीं बैठा हूँ लगातार। अब क्या भाई, क्या बोल रहा है? शेव बनाने गया था, शेव। बीच के ब्रेक में मैंने कहा आज तो घर पे शेव बना के जाऊं। बीच में क्या था, 2312 क्लास थी। अब बीच में वो 1.5 घंटा मिलता है, 1.5 घंटे में घर जाऊं, आधा घंटा जाने का, आधा घंटा आने का, और आधा घंटा वहाँ 15 मिनट तो खाने का इंतजार करना पड़ता है। मैस में नंबर लगता है ना, तो मैंने कहा यहीं पे, यहीं मैस से टिफिन मंगा लूंगा। आज यहीं से टिफिन मंगाया था, पता नहीं वही ये लेके आया था यहीं से, ऑफिस ऑफिस से। अमर पंजाबी खाऊं?
कहाँ किस तरफ है हमारे पंजाबी? चलो पता करेंगे किसी ना, मतलब वैसे तो यहाँ रुकूंगा नहीं। अच्छा, एलन के स्टूडेंट्स के लिए मजे हैं तुम्हारे, हमें नहीं देता हो तो हमें नहीं मिलेगा। आओ। चलो भाई आ जाओ, सर्कुलर मोशन पे आ जाओ। देखो भाई, ये एक एंगुलर मोशन है। आपको बता दूं, अभी इस चैप्टर में एक पार्टिकल को घुमाएंगे और अगला रोटेशनल आते ही किसी रिजिड बॉडी को घुमाएंगे। मतलब सीधे आसान भाषा में बोलूं, एक पार्टिकल घूम रहा है तो सर्कुलर सर्कुलर करते रहेंगे। जैसे रिजिड बॉडी घूमने लगेगी ना, है ना, डिस्क घूमेगी, है ना, बेलन घूमेगा, है ना, कुछ भी गोला घूमेगा, तो उस समय हम क्या बोलेंगे साहब? ये हो गया रोटेशनल मोशन। बात समझ रहे हो साहब? अच्छा, अब इसमें सुनो, ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जो अपने बड़ी काम आएंगी, है ना, छोटे छोटे, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन। ये दोनों चैप्टर में काम आने वाली चीजें हैं। सर्कुलर में भी काम आता है और रोटेशनल में भी। तो ये बेसिक कॉमन प्रॉपर्टी में एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि एंगुलर मोशन बोलते किसको है। भाई किस मोशन को हम एंगुलर नाम देंगे, है ना। देखो, मैं आपको अगर सिंपल बात करूं, मैं एक स्ट्रेट लाइन में चलता हूं, मैं एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं और इसी लाइन पर बैठ करके कोई मुझे देखता है। मैं एक लाइन में चलता हूं और इसी लाइन में बैठ करके कोई मुझे देखता है, तो मेरा मेरा मोशन क्या बोलेगा? मेरा मोशन एंगुलर बोलेगा या स्ट्रेट लाइन बोलेगा? मेरा मोशन रेक्टिलिनियर मोशन बोलेगा। लेकिन अब मैं अगर बोलता हूं कि मैं चल तो स्ट्रेट लाइन में रहा हूं, लेकिन ऑब्जर्वर इधर बैठा हुआ है। अब ऑब्जर्वर इधर बैठा हुआ है तो पहले यहां था, अब मैं वहां चला गया साहब। तो देखो, मेरी इनिशियल पोजीशन और मेरी फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो इस समय मेरे मोशन को क्या नाम दिया जाएगा? एंगुलर मोशन। मतलब आसान भाषा में समझाऊं कि एंगुलर मोशन किसको बोलते हैं? वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में अगर कुछ एंगल बनता है ना, तो ऐसे मोशन को क्या नाम देते हैं? एंगुलर मोशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कुछ भी एंगल बने, उस मोशन को नाम देंगे क्या? एंगुलर मोशन। और वो जो एंगल बन रहा है ना, उस एंगल को नाम देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात क्लियर कर लो, एंगुलर मोशन के लिए क्या पाथ कर्व होना जरूरी है क्या? स्ट्रेट लाइन पाथ में कोई चले तो मोशन एंगुलर हो सकता है क्या? मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ में कोई चले तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है क्या? एंगुलर मोशन हो सकता है तो एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये किस पे डिपेंड करता है? चलने वाले पर कि देखने वाले पर? हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। तो स्ट्रेट लाइन में चल के भी मोशन एंगुलर हो सकता है। तो पहली टर्म डिफाइन कर लें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट टर्म लिखो या पहले हेडिंग डाल लो, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंगुलर मोशन। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन का बेसिक प्रॉपर्टी, फर्स्ट हेडिंग डालो, फर्स्ट हेडिंग डालो इसमें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं साहब थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको यहां पर सिंबल दे रहा हूं मैं, थीटा। तो लिख लो साहब, होता क्या है? लिख लें, एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रेडियल वेक्टर, रेडियल वेक्टर, इनिशियल एंड फाइनल रेडियल वेक्टर called angular displacement, called angular displacement, called angular displacement. Angle between initial and final radial vector, angle between initial and final radial vector is called angular displacement. ये रेडियल वेक्टर और कुछ नहीं, पोजीशन वेक्टर है ना। इससे इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। ये इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, है ना। ये मैं इसको, इस पोजीशन वेक्टर को नया नाम दे रहा हूं क्या? रेडियल वेक्टर। क्योंकि तुम्हें पता है सर्कुलर पाथ में क्या होता है? सर्कुलर पाथ में रेडियस होती है ना, इसलिए इसको नाम क्या दे रहे हैं साहब? रेडियल वेक्टर। इस रेडियल वेक्टर का डायरेक्शन कहां से कहां होगा? इस रेडियल वेक्टर का डायरेक्शन होगा सेंटर से कहां पर? सरफेस की तरफ। अब ये इनिशियल से फाइनल किसी भी पाथ में जाए साहब, ये इनिशियल से फाइनल साहब स्ट्रेट लाइन पाथ में जाए, है ना, ये इनिशियल से फाइनल ऐसे जिगजैग पाथ में जाए, ये कैसे भी जाए, इनिशियल से फाइनल अगर जा रहा है तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एंगल बनेगा ना, इस एंगल को हम लोग क्या नाम देंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात पकड़ में आ रही है साहब? अरे समझ रहे हो? ये फोटो बना लो, ये है थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
है ना। ये आर है साहब रेडियल वेक्टर, ये इनिशियल और ये फाइनल, अभी देख रहे हो। अच्छा, रेडियल वेक्टर का डायरेक्शन कहां से कहां, सेंटर से सरफेस। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि रेडियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूरे इंटरवल में सेम है, तो ऐसे मोशन को नाम देंगे सर्कुलर मोशन। अगर रेडियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूरे इंटरवल में सेम है तो हम नाम देंगे सर्कुलर मोशन। ये तुम्हें पता है सर्कुलर पाथ पर सब जगह रेडियस सेम होती है क्या, सर्कुलर पाथ में कहीं रेडियस ज्यादा कहीं कम होती है क्या, सब जगह सेम है। तो ऐसे केस में मोशन को क्या बोलेंगे, ऐसे मोशन को बोलेंगे सर्कुलर मोशन। तो मैं क्लियर कर दूं यहां पर, ये इनिशियल है ना, इसका मैग्नीट्यूड फाइनल रेडियल वेक्टर, अरे इवन मैं कह रहा हूं कि टाइम के साथ ना बदले, इस रेडियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे, खाली इनिशियल फाइनल नहीं, रेडियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सर्कुलर मोशन। ऐसे मोशन को नाम देंगे सर्कुलर मोशन। देख सकते हो कहीं भी चले जाओ, ये भी आर, ये भी आर, भैया ये भी आर, अच्छा इधर चले जाओ ये भी आर, इधर चले जाओ ये भी आर, सब जगह आर आर आर। अरे सब जगह आर, तो इसको क्या नाम देने वाले हैं, हाँ इसको बोलेंगे साहब सर्कुलर मोशन। समझ पा रहे हो भाई, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए, रेडियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए जो भी घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, घूमता हुआ पाया कब जाएगा, ये कौन बताएगा, चलने वाला घूमने वाला, चलने वाला कि घूमने वाला, चलने वाला कि देखने वाला। हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में हो तो क्या पाथ एंगुलर हो सकता है, अरे मोशन एंगुलर हो सकता है। अब दो तीन छोटी छोटी बातें क्लियर कर लो फटाफट। ये जो मैं वैसे तो यूनिट वगैरह के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यूनिट आप समझते हो, ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट बोले तो क्या होती है, रेडियन, अबे रेडियन होती है, ठीक है। एक यूनिट और बोलते हैं, एक यूनिट और बोलते हैं डिग्री, बोलते हैं डिग्री। ये डिग्री और रेडियन का रिलेशन पता है ना, ये बोलते हैं पाई रेडियन बराबर कितना, 180 डिग्री, ये जानते हो सब। अच्छा, यहां पर इसकी यूनिट तो होती है लेकिन ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, छोटी छोटी बातें ये जानते थे नहीं जानते थे, है ना। इसकी यूनिट है लेकिन कोई डायमेंशन नहीं है, यूनिट है डिग्री है रेडियन लेकिन डायमेंशन नहीं है। अच्छा, ऐसा और कोई क्वांटिटी जिसका यूनिट हो लेकिन डायमेंशन ना हो, अभी एंगल को छोड़ के, सॉलिड एंगल ये सब नहीं बोलना है, रेडियन स्टेरेडियन ये नहीं बोल रहा हूँ, एंगल एंगल बोल दिया मतलब, एंगल बोल दिया इसका मतलब यूनिटलेस डायमेंशनलेस, यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यूनिटलेस डायमेंशनलेस, स्ट्रेन यूनिटलेस डायमेंशनलेस, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी मिलेंगी जो यूनिटलेस डायमेंशनलेस होगी, बहुत सारे कांस्टेंट होंगे जो यूनिटलेस डायमेंशनलेस होंगे, है ना। ये ऐसा, हाँ बोल क्या, क्या बोल रहा है, वेपर डेंसिटी, अच्छा वाह, यूनिट नहीं है, यूनिट है डायमेंशन नहीं है, किसी किसी बात कर रहा है, रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं ना, तो यूनिटलेस डायमेंशनलेस। ये दुनिया में अकेला ऐसा प्राणी है जिसका यूनिट है लेकिन डायमेंशन, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी होगी ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं जो यूनिट, स्ट्रेन, बहुत सारे हैं जो यूनिटलेस डायमेंशनलेस है, ये यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। चलो और सुनो और सुनो, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, उस पर वेक्टर के एडिशन सब्सट्रैक्शन लॉ एप्लीकेबल है, तो वो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। लेकिन लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, वो स्केलर है। मतलब मैं तुमसे बोलता हूं कि पहले 30 डिग्री घूमे फिर 60 डिग्री घूमे, तो 30 + 60 टोटल कितना घूमे, 90। ये क्या किया तुमने, ये वेक्टर लगाया कि स्केलर, सीधे स्केलर एडिशन। तो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है, लेकिन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। और वेक्टर में भी बता दूं आपको, एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर कौन से होते हैं, जिनका डायरेक्शन एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है ना। मैं बता दूं पूरी फिजिक्स में 5 एक्सियल वेक्टर पढ़ते हैं अपन लोग। 5 कौन कौन से, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। भैया ये 5 एक्सियल वेक्टर हैं, पांचों का डायरेक्शन एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसको निकालने का तरीका होता है या तो राइट हैंड थंब रूल, है ना, या तो राइट हैंड थंब रूल या फिर वो होता है पेज रूल। पेज देखा है ना, स्क्रू रूल, पेज रूल। उसमें क्या करते हैं, ये राइट हैंड थंब रूल बताऊं तो आप क्या करते हैं, फिंगर्स को फोल्ड करते हैं रोटेशन की डायरेक्शन में। अंगूठा किसको बताता है, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन को, ये बताएगा एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन को। फिंगर्स फोल्ड करो रोटेशन की डायरेक्शन में, जिधर भी रोटेशन हो रहा है, ये अंगूठा ऊपर नीचे
या आजू बाजू जहां भी होगा वो बताएगा एक्सेल वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। दूसरा स्क्रू रूल है ना, मैं आपको बता दूं पांचों के बारे में एक साथ बोल रहा हूं। अब तीन तो अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, तीन तो यही पढ़ने। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम आगे रोटेशनल में आते हैं, इनके बारे में रोटेशनल में बताया जाएगा, है ना। तो डायरेक्शन की बातें मैं यही कर रहा हूँ, पांचों के बारे में डायरेक्शन की बात यही कर रहा हूँ। बार बार जब क्वांटिटी पढ़ेंगे तो मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगा, एक ही बार बता रहा हूँ कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, पांचों एक्सियल वेक्टर हैं, पांचों का डायरेक्शन एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा। डायरेक्शन पता लगाने के लिए राइट हैंड थंब रूल, बार बार बोल रहा हूँ राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड ध्यान रखना साहब, है ना। बच्चे क्या फ्री हैंड रूल लगाते हैं, सीधे हाथ में पेन होता है ना तो उल्टा हाथ लगाने लग जाते हैं, बोले आंसर उल्टा आ रहा है ना भाई। ये फ्री हैंड रूल नहीं है, ये राइट हैंड रूल है, राइट हैंड थंब रूल है। मेरी बात समझ रहे हो भाई? ऐसा नहीं जो हाथ खाली है तुम वो रूल लगाने लग जाओ, ठीक है। ये खाली हाथ रूल नहीं है, ये भैया बार बार बोल रहा हूँ राइट हैंड थंब रूल है। मेरी बात समझ रहे हो? लिख लो अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, लिख लो। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, small angular displacement is a vector quantity, is a vector quantity, vector quantity, but large angular displacement, but large angular displacement, large angular displacement is a scalar quantity, is a scalar quantity, is a scalar quantity, is a scalar quantity। अगला पॉइंट लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, small angular displacement, small angular displacement, angular velocity, angular velocity, angular acceleration, angular acceleration, angular acceleration, torque, torque, and angular momentum, and angular momentum, and angular momentum is a axial vector, is a axial vector, is a axial vector. Its direction, its direction along the axis of rotation, along the axis of rotation, along the axis of rotation, axis of rotation, and find out from right hand thumb rule, right hand thumb rule or screw rule, or screw rule, राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल। देखो साहब ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ये दो डायरेक्शन बताइए। राइट हैंड थंब रूल से समझो, ये फिंगर्स को फोल्ड करूंगा रोटेशन की डायरेक्शन में, थंब कहाँ रहा है, थंब प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की बाहर, बाहर आ रहा है साहब, इसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, है ना, ये आउटवर्ड, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड। इस केस में रोटेशन क्लॉकवाइज, फिंगर्स को घुमाओ क्लॉकवाइज, अंगूठा कहाँ गया अंदर, ये अंदर अंदर, तो इसमें क्या होगी साहब इनवर्ड, यहाँ पर एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होगा इनवर्ड। यही स्क्रू रूल से पेज रूल से ही बताओगे साहब, ये स्क्रू घुमाओ साहब, है ना, तुमने टाइट करना हो ना स्क्रू तो क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, अंदर जाता है ना, और ढीला करना हो ना तो एंटी क्लॉकवाइज बाहर आता है साहब। तो स्क्रू रूल, अगर क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो अंदर और एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो, ठीक है। अच्छा एक चक्कर में थीटा कितना होता है, एक चक्कर में थीटा कितना 2 पाई होता है, दो चक्कर में 4 पाई 4 पाई, है ना, 3 चक्कर में 6 पाई, तो n चक्कर में 2 पाई n, है ना, ये n होता है नंबर ऑफ रोटेशन। ये थीटा का फॉर्मूला लिख लो, n नंबर ऑफ रोटेशन, n साहब नंबर ऑफ रोटेशन, ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ पा रहे हो भाई? आगे क्या है, जब भी चक्कर पूछेगा ना तो ध्यान रखना चक्कर का चक्कर थीटा से, जब जब चक्कर पूछेगा थीटा निकालेंगे, है ना, चाहे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा हो, वेरिएबल एक्सेलरेशन चल रहा हो, कैसे भी चल रहा हो, जब भी चक्कर पूछेगा ना थीटा निकालना है, क्योंकि थीटा और चक्कर का रिलेशन है और किसी का रिलेशन नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो साहब? अच्छा एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखो। इफ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, if particle moves in a straight line, moves in a straight line,
its motion may be angular, may be angular, its motion may be angular, may be angular, depends on position of observer, depends on position of observer, depends on position of ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर कहाँ है उस पर डिपेंड करेगा. आई थिंक बात समझ में आ गई सबको. चलो मिलते हैं फिर कल कंटिन्यू.